दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक बार फिर से गुजरात लॉबी के कैंप में बेचैनी पैदा कर दी है। गडकरी साहब के ताज़ा बयान से मोदी और शाह आजकल बड़े परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। दरअसल नागपुर के एक फंक्शन में सैटरडे की शाम नितिन गडकरी ने कैमरे पर कह दिया कि इस लोकसभा चुनाव में अपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। जी हां, विपक्ष की तरफ से उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। यानी इसका मतलब यह है कि मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए विपक्ष गडकरी को सपोर्ट करना चाह रही थी। If you are going to become a prime minister, we will support you. अब दोस्तों, नितिन गडकरी अंग्रेजी में कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय अपोजिशन की तरफ से उनको प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर था, या उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए सपोर्ट करना चाह रहा था अपोजिशन। अब सवाल है कि खुलासा तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त खुलासा है, क्योंकि गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार के और बीजेपी के राष्ट्र। अगर वो ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ा खुलासा है। अब इसमें सच्चाई कितनी सच्चाई इस खुलासे में उनके है, और अगर उनका खुलासा सच है तो फिर अपोजिशन की तरफ से किस लीडर ने, किस नेता ने उनको ये ऑफर दिया था? फ़ोन करके किसने ऑफर दिया था? किसने उनसे बात की थी? क्या शरद पवार ने उनको ऑफर दिया था, महाराष्ट्र लॉबी ने, या फिर राहुल गांधी के किसी सहयोगी ने, कांग्रेस ने उनको ऑफर दिया नितिन गडकरी को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब अगर मोदी कुर्सी से उतरते हैं तो? अब दोस्तों, अगर अपोजिशन की तरफ से गडकरी साहब को ये ऑफर दिया गया, ये प्रस्ताव दिया गया, मान लीजिए, तो क्या लोकसभा में ऐसी स्थिति थी, ऐसी गुंजाइश थी कि मोदी जी को हटाकर गडकरी साहब को कुर्सी पर बैठाया जाता? क्या गुजरात लॉबी को एग्जिट करके नितिन गडकरी की एंट्री दी जा सकती थी? क्या ऐसी गुंजाइश है? मुझे लगता है कि एक बार लोकसभा की सीटों की स्थिति देखें तो पिक्चर क्लियर होगी। अब मौजूदा समय में आज की जो लोकसभा है उसमें बीजेपी के पास 240 सांसद, यानी बीजेपी 240 पर है, और इंडिया अलायंस, पूरा जो विपक्ष है इंडिया अलायंस 237 पर इंडिया अलायंस। और एनडीए पार्टनर्स जो हैं, जिसमें नीतीश बाबू के 12 सांसद हैं, नायडू साहब के 16 सांसद हैं, एनडीए पार्टनर्स 53 हैं। तो अगर आप देखें गौर से तो अंतर तो बहुत कम है बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच, 237, 240। अब इसमें यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव था, और नीतीश और नायडू की भी कहीं ना कहीं सहमति थी, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज हैं मिस्टर गडकरी के, गडकरी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। अगर नीतीश और नायडू भी चाह जाते और बीजेपी में बवाल शुरू हो जाता, तो इतनी कम संख्या, इतना कम अंतर है कि हो सकता है कि फिर आरएसएस और बीजेपी को, मोदी जी को हटाना ही पड़ता। तो ये चीज़ मुमकिन हो सकती थी, बशर्ते गडकरी साहब तैयार होते। अब गडकरी साहब ने इतना बड़ा खुलासा भी कर दिया कि साहब हमको ऑफ़र मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि साहब हमने ये ऑफ़र ठुकरा दिया क्योंकि हम बीजेपी के कमिटेड लीडर हैं। ये साहब उन्होंने कहा। सवाल इस बात का है कि जब ऑफ़र ठुकरा दिया था तो ये बात अब कहने की ज़रूरत क्यों? 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये बात क्यों कही जा रही? कैमरे पर क्यों कही जा रही? क्यों ये बताया जा रहा है कि वो पीएम मटीरियल है? वाई नाउ? आज की तारीख में उन्होंने क्यों कहा? ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, गडकरी जी ने यूं ही नहीं बोला। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी और शाह की स्थिति बहुत कमज़ोर है। 4 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, उसके बाद दिल्ली, स्थिति वाकई बहुत कमज़ोर है। हरियाणा से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीजेपी जीते तो एक करिश्मा है। मोदी जी की रैली में 5000 लोग इकट्ठा नहीं हुए अभी हरियाणा में। कश्मीर में भी उनको, जम्मू कश्मीर में भी कोई सफलता बड़ी मिलने वाली नहीं। महाराष्ट्र में दाल पतली। सवाल इस बात का है कि नवंबर आते आते जब चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव का एक्सरे सामने होगा, ऐसे में अगर मोदी जी का स्कोर बोर्ड डिफीट दिखा रहा है, अगर मोदी जी हारते हैं, तो ये स्थिति और कमज़ोर होगी मोदी जी की स्थिति, शाह साहब की स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर होगी। और ऐसे समय में जो बगावत है बीजेपी के अंदर वो बढ़ सकती है। ऐसे समय में नीतीश और नायडू भी बहुत कुछ सोच सकते हैं।
और क्या ऐसी स्थिति को दिमाग में रखकर, जहन में रखकर नितिन गडकरी ने बात कही है? क्या ऐसी कमजोर स्थिति को ध्यान में रखकर नितिन गडकरी ने रिमाइंड किया है बीजेपी को, आरएसएस को कि आई एम द पीएम मटेरियल, अपोजिशन भी मुझे पीएम मटेरियल मानती है? If you are going to become a prime minister, we will support you. अब दोस्तों, इस मामले की सच्चाई क्या है, सच क्या है? गडकरी साहब जो इशारा कर रहे हैं नवंबर की तरफ कि जब नतीजे आएंगे और सिचुएशन बड़ी मोदी जी के लिए नेगेटिव होगी, कुछ भी हो सकता है, कि ऐसे में भारी उलटफेर हो सकता है, वाकई बगावत का धुआं आग में तब्दील हो सकता है बीजेपी के भीतर। सच्चाई क्या है गडकरी के इस बयान की? और इत्तेफाक देखिए कि गडकरी साहब नागपुर के जिस फंक्शन में ये खुलासा कर रहे थे, वहीं पर आज के हमारे गेस्ट वहीं बैठे हुए थे, उनके सामने ही बात की। और जो साहब बैठे थे वो विवेक देशपांडे थे, उसी फंक्शन में सामने बैठे थे, अपनी आंख से देख रहे थे, कान से सुन रहे थे। वो आपके सामने सीधे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे हम और खुलासा करेंगे, क्योंकि विवेक देशपांडे नागपुर में रहते हैं, बरसों बरस से गडकरी को ट्रैक कर रहे हैं और इस इवेंट में वो शामिल थे। और आगे क्या होने जा रहा है नवंबर में, क्या वाकई खलबली मचने जा रही है? देयर कुड बी अ चेंज ऑफ लीडरशिप। नीतीश नायडू, विपक्ष, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई गुजरात लॉबी को किनारे करो, भले ही गडकरी को बैठा दो कुछ ही दिन, लेकिन ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है ये जो सवाल है, इस सवाल के लिए उमाकांत साहब को मैंने बुलाया, उमाकांत लखेड़ा जी को, जो पिछले 30-32 सालों से लोकसभा कवर कर रहे हैं। तो लोकसभा की जो राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति में क्या होने जा रहा है, खासकर गडकरी के बयान के बाद, वो लखेड़ा साहब, उमाकांत लखेड़ा बताएंगे। और विवेक देशपांडे जो उस महफिल में थे जहाँ पर ये खुलासा हुआ, वो भी आपके सामने होंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे विवेक देशपांडे साहब के पास, जो नागपुर से जुड़े हैं, और उमाकांत जी दिल्ली से जुड़े हैं। पहला सवाल मेरा विवेक देशपांडे से। विवेक जी, आप तो नागपुर से ही हैं और ये इत्तेफाक है कि आप उसी फंक्शन में थे, उसी जगह पर मौजूद थे जहां गडकरी जी बोल रहे थे, उसको आप कवर कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ना सिर्फ गडकरी जी की राजनीति को समझते हैं, आप संघ की, भाजपा की राजनीति को समझते हैं। संघ के मुख्यालय को आप 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब ने जो बोला और आपके आंख कान के सामने ही बोल दिया, हम लोग ने तो बाद में देखा, इसका मतलब क्या है? कि वो कह रहे हैं कि साहब मुझे भी प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था, आई वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नितिन गडकरी कह रहे हैं, इसका मतलब हम क्या निकाले? इसका मतलब यह है कि वो एक पीएम मटेरियल हैं, अपोजिशन उनको मानता है, इसका मतलब क्या है? जी दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा में मोदी जी के बाद अगर कोई ऐसे एक राजनीतिज्ञ है जो जिनको बहुत पॉपुलैरिटी हासिल है पूरे देश में, मोदी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई पॉलिटिशियन बीजेपी के है वो नितिन गडकरी है। और जब प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की बात होती है तो मोदी जी के बाद नितिन गडकरी जी का नाम लिया जाता है। जबकि बहुत लोग तो आरएसएस में और बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम में ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं कि मोदी जी के अलावा सबसे काबिल अगर कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार है या जो फिर एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं वो नितिन गडकरी है। उनके काम की प्रशंसा हमेशा होती है और वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। लोग उनको मानते हैं, बीजेपी के अंदर लोग उनको मानते हैं और बीजेपी के बाहर भी मानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बीजेपी के बाहर भी मानते हैं। इससे पहले अपोजिशन की तरफ से इस तरह की बातें आई है। खुद राहुल गांधी ने भी गडकरी जी की तारीफ की है और गडकरी जी खुद हमेशा ये बोलते रहे हैं कि मेरी अपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं के साथ में मेरे सौहार्दपूर्ण संबंध है, मैं सबके काम करता हूं। मैं सोनिया गांधी ने भी उनकी तारीफ की है, मैं सबके काम करता हूं। लालू प्रसाद यादव ने उनकी तारीफ की है। ये सारी बातें हमने सुनी है। इस बैकग्राउंड पर जब हम नितिन गडकरी जी की इस बात को देखते हैं तो विश्वास करने लायक ये उनका स्टेटमेंट है। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो अपोजिशन के कई नेताओं ने उनकी तारीफ की है तो वो सच बोल रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोई ऑफर उनको आया होगा, ये वो कह सकते हैं। लेकिन वो जो टाइमिंग है, अभी चुनाव के नतीजे आने के 3 महीने के बाद लगभग 100 दिन पूरे
मोदी सरकार ने कर लेने के बाद मोदी जी कह रहे हैं, और ऐसे समय में जबकि कुछ राज्यों में चुनाव है और उन चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, इस तरह के कयास भी लगाया जा रहा है, इस तरह के स्पेकुलेशंस भी है। उस बैकग्राउंड पर जब नितिन गडकरी इस तरह की बात करते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दीपक जी, बिग पॉइंट। विवेक जी जो उस महफिल में थे, उस फंक्शन में थे नागपुर में, जहां पर नितिन गडकरी ये इतना बड़ा एक विस्फोटक बयान दे रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ। इनका ये कहना है कि ये सही बात है कि अपोजिशन ने उनको ये ऑफर किया था, इसमें कोई झूठ नहीं है। इस तरह के इंडिकेशंस विवेक देशपांडे का कहना है उनको मिल रहे थे। और जहां तक मैंने इनसे मंशा पूछा कि भाई मंशा क्या हो सकता है, तो इनका ये कहना है कि नवंबर में चारों राज्यों के नतीजे हमारे सामने होंगे। हरियाणा का नतीजा हम आ चुका होगा, महाराष्ट्र का नतीजा आने वाला होगा, नवंबर तक आ ही जाएगा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पूरा एक्सरे देश का जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है उसका आपके सामने होगा। और अगर उसमें बीजेपी हारती है तो बीजेपी में फेरबदल हो सकता है, और हो सकता है नितिन गडकरी रिमाइंड करना चाह रहे हो, देश को रिमाइंड करना चाह रहे हो, आरएसएस को रिमाइंड करना चाह रहे हो, क्योंकि नागपुर में बोल रहे हैं तो इसका मतलब आरएसएस मुख्यालय के बगल में बोल रहे हैं वो बातें। ये उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो रिमाइंड करना चाह रहे हैं कि भैया सिर्फ मेरी पार्टी नहीं, विपक्ष जो आलोचना करती है मोदी जी की, वो भी कहीं ना कहीं उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल मानती है। लकेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गडकरी साहब ने कहा कि भाई अपोजिशन ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, यानी एक चीज तो तय है कि इस देश का विपक्ष भी मानता है कि नितिन गडकरी एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस वक्त ये जो ऑफर दिया गया जिसको विवेक देशपांडे कह रहे हैं कि उसमें झूठ नहीं है, सच है, कुछ अपोजिशन के लोग उनसे बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है क्योंकि हंग पार्लियामेंट थी, ऐसा आपको लगता है कि शरद पवार या राहुल गांधी इन लोगों को लगा कि भाई अगर नितिन गडकरी तैयार हो जाते हैं और बीजेपी के अंदर घमासान होती तो हो सकता है कि नायडू बाबू और नीतीश कुमार भी छोड़ दें मोदी को, शायद गडकरी जी की पर ही सहमति बन जाए। क्या आपको लग रहा है कि अगर नितिन गडकरी हाँ कर देते तो खेल पलट जाता, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते? निश्चित तौर पर कि नितिन गडकरी अकेले नहीं थे इस पूरी ये जो पूरा प्रोसेस था या थॉट प्रोसेस था, ये जो मुहिम थी, इसमें नितिन गडकरी अकेले नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक बड़ा मेजर चंक इस बात से असहमत था, इस बात से वो नाखुश है। गुजरात लॉबी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल से एक असंतोष है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक असंतोष है। उस असंतोष का ही परिणाम था कि कई लोग चुनाव हारे और महाराष्ट्र में चुनाव हारे। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वहां सरकार को पलटा गया, बदला गया, सरकार गिराई गई, उसका बहुत बुरा असर, अच्छा प्रयोग नहीं था वो गुजरात लॉबी का महाराष्ट्र में। तो जहां से नितिन गडकरी आते, नितिन गडकरी को बड़ी मुश्किल हुई, उनको घर घर हाथ जोड़ने के लिए जाना पड़ा। क्यों? कि जो गुजराती सेंटिमेंट, मराठा सेंटिमेंट हर्ट हुआ, ऐसी सिचुएशंस में मोर्चा संभाला संघ ने। और संघ ने, जो मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, जो मैं इस आपके चैनल पे कह भी चुका हूं, उसी दिन जिस दिन सरकार बन रही थी कि आरएसएस ने यह तय किया था कि कुछ लोग ये ज्वाइंट जो लीडरशिप है, कलेक्टिव लीडरशिप का मुद्दा उठाया था। और मोदी जी जब नेता चुने जाए बीजेपी संसदीय पार्टी की बैठक में, तो वहां मुद्दा उठेगा कि ज्वाइंट लीडरशिप की जाए, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाइए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरों को, जो पार्टी के ब्राइट चेहरे हैं, जिनको संघ का भी समर्थन है। लेकिन जैसे ही ये पता लगा, अब भाई मोदी जी की आईबी तो चारों तरफ बैठी हुई थी, उनको जैसे ही पता लगा कि ये प्रपोजल मूव कर दिया गया है, ये प्रपोजल आगे बढ़ा दिया गया है, तो उन्होंने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई नहीं, सीधा एनडीए की बैठक बुलाई। तो ये सारी चीज। और दूसरी बात है, इसी में एक छोटा पॉइंट है 2 सेकंड में, कि गडकरी निश्चित रूप से अगर ऐसा साहस करते तो उनको 30-35 एमपी का जुगाड़ करना था। जो देखो, डिफेक्शन बाद में होता रहता, सरकार बाद में गिरती है, लेकिन एक बार वो प्रधानमंत्री की ओथ तो ले ही लेते। अगर वो 40 एमपी 35 एमपी अगर जुगाड़ कर लेते और बगावत करके बाहर आते, तो इंडिया अलायंस के 236 237 तो ऑलरेडी थे उनके पास।
तो ये सब मिलकर के 272 का आंकड़ा जब पार करते और बीजेपी जो 240 पर थी वो 200 पर सिमट जाती। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मौका था और कोलिशन पॉलिटिक्स और अल्पमत सरकार में ये मुद्दे, ये मौके आते हैं, ये देश काल परिस्थिति में इस तरह के सवाल आते हैं, मौके आते हैं। जी जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही, क्योंकि जिस संसद में ये सारा खेल चल रहा था उस संसद को वो पिछले 30-35 साल से कवर कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने जहां ये बात कही, ब्रेकिंग न्यूज दी, वहां पर विवेक देशपांडे बैठे थे। हमारा सौभाग्य है कि दोनों घटनाक्रम के चश्मदीद आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखेड़ा साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अपोजिशन को लग रहा था, शरद पवार, राहुल गांधी, सबको लग रहा था, अखिलेश यादव को, कि भाई हमारी सरकार बन नहीं सकती, लेकिन किसी भी सूरत में मोदी प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए एक गांव चला गया कि भाई चलो गडकरी को ही ऑफर कर दो, कि खलबली मचे किसी तरह से, कुछ नीतीश जो है, नायडू हैं, इनके कैंप में भी कुछ खलबली मचे, और कम से कम इस पूरी प्रक्रिया से मोदी शाह को बाहर करो, इसलिए ये ऑफर दिया गया था। एक चीज विवेक जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को ट्रैक करते हो, क्या ऐसी बात थी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दोनों सोच रहे थे कि अगर महाराष्ट्र से गडकरी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मोदी को बैठा दिया जाए, तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी नितिन गडकरी को आगे पुश कर सकते थे? और क्या ये ऑफर शरद पवार की तरफ से ही कम्युनिकेट किया गया होगा? क्योंकि आपने कहा कि गडकरी साहब झूठ तो बोल नहीं रहे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर इस तरह का कोई मैसेज उन तक पहुंचाया गया है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो मैसेज शरद पवार के जरिए ही पहुंचाया जाएगा, इसलिए कि कई बार नितिन गडकरी जी खुद ये कह चुके हैं कि उनके जो राजनीतिक गुरु है वो शरद पवार है, उन्होंने राजनीति शरद पवार से सीखी है। ये खुद नितिन गडकरी इससे पहले भी कह चुके हैं और शरद पवार जी ने भी नितिन गडकरी की तारीफ की है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इस तरह का मैसेजिंग अपोजिशन की तरफ से नितिन गडकरी जी को जाना है तो वो महाराष्ट्र से जाएगा। महाराष्ट्र में उनके सबसे नजदीक जो विपक्ष के नेता माने जाते हैं वो शरद पवार, उनके थ्रू जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई मैसेज उनके तरफ पहुंचाया भी गया तो शरद पवार जी को पहुंचाया गया, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे किसी के थ्रू पहुंचाया नहीं जा सकता। और उद्धव ठाकरे, आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे भी उनको सपोर्ट कर सकते थे अगर सब लोग तैयार थे? उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी के संबंध कैसे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। उनके संबंध अच्छे हैं, नितिन गडकरी के संबंध किससे अच्छे नहीं है? सोनिया गांधी भी उनकी तारीफ पर, मैंने कहा लालू जी मोदी और शाह को छोड़ के सबसे अच्छे संबंध है। ये तो सभी उनके बारे में सभी लोगों ने अच्छी बातें कही है। आप जो अपना अपोजिशन का जितना भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप बताइए किसने कभी गडकरी जी के बारे में आपने अपनी बात रख दी विवेक भाई, आपने अपनी बात कह दी, आपने पॉइंट वेल टेकन, नोटेड। आपने कहा कि अगर ये मैसेज गया, क्योंकि आपने कहा कि नितिन गडकरी झूठ नहीं बोल सकते कैमरे पर, ऑफर मिला, आप कह रहे हैं कि ऑफर शरद पवार के जरिए ही कम्युनिकेट किया गया होगा, ये आपका गेस है और आप बहुत क्लोज है अपने गेस पर। एक चीज मैं लखेड़ा साहब आपसे पूछूंगा, आप राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हो और एक उम्र में, किसी भी इंसान की उम्र में 30-35 साल बहुत बड़ी, एक बहुत लंबा पीरियड है, और 30-35 साल से आप सबको नेताओं को देख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि नितिन गडकरी वामपंथियों की तारीफ करते हैं, नितिन गडकरी नेहरू की तारीफ करते हैं, पूरा बीजेपी नेहरू के पीछे पड़ा हुआ है, गालियां दे रहा है, और नितिन गडकरी नेहरू जी की तारीफ कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो है वो शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो है वो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, मुसलमान उनके पोस्टर लगा रहे हैं नागपुर में। नितिन गडकरी क्या है? नितिन गडकरी क्या हार्डलाइनर नहीं है? नितिन गडकरी क्या बीजेपी के मॉडरेट फेस हैं? क्या नितिन गडकरी को वाकई अपोजिशन बर्दाश्त कर लेता? क्या नितिन गडकरी एक चॉइस हो सकते थे अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाते? वो मैं ये मानता हूं कि नितिन गडकरी एक मॉडरेट फेस थे और जो धारा है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भारतीय जनता पार्टी में, उस धारा को रिप्रेजेंट करते हैं। वो विनम्र चेहरा है जो एकदम उलट है, उनका जो पर्सनालिटी कलट है वो गुजरात को भी नरेंद्र मोदी अमित शाह से एकदम अलग है। वो रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते, आरएसएस के मतलब अगर कोई मुसलमान अपनी टोपी देगा तो पहन लेंगे गडकरी साहब? बिल्कुल पहन लेंगे। नहीं, उनको देखिए, उनका किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। अटल जी तो टोपी पहन लेते थे, मोदी जी टोपी वापस कर देते हैं। नहीं,
नहीं, वो ये भी पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने इनको 2 घंटा इंटरव्यू किया था जब ये पार्टी प्रेसिडेंट बने थे, और इन्होंने मतलब जो बात बोली एक स्टेट्समैन की तरह बोली उन्होंने, निजी बातचीत भी बोली उन्होंने, कई हंसाने मजाक वाली बातें भी बोली उन्होंने, लेकिन जो मुझे लगा कि ये बड़ा विजनरी लीडर है। एक चीज और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि समय भी हो रहा है, विवेक जी, ये जानना मैं चाहूंगा कि आप आरएसएस को भी देख रहे हो, बीजेपी को भी देख रहे हो, नागपुर से, उसी शहर से जहां से गडकरी जी आते हैं, कल फंक्शन में भी आप थे। क्या एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि नवंबर में अगर बीजेपी की कश्ती डगमगाई, ये 3-4 राज्य निकल गए हाथ से, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह, और बगावत हो गई, क्योंकि बगावत का धुआं, ये धुआं आग में बदला, मतलब योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, बाकी और तमाम लोग, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जितने लोग भी मोदी जी से नाराज हैं, बहुत बड़ी संख्या है, और सब लोग ताकतवर हैं, अपने दम पर वो नेता बने। अगर ये लॉबी नाराज हुई तो क्या नितिन गडकरी एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के? बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत पॉसिबल है। इसलिए ये थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे तो आरएसएस में ये होता है कि आरएसएस में किसी एक व्यक्ति को संगठन से बड़ा होने की अनुमति नहीं है। वो उस तरह की स्थिति को आरएसएस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये एग्जैक्टली यही हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जो पूरे संघ परिवार से ऊपर बैठ गए हैं जाकर, और वो डिक्टेट करते हैं टर्म्स, इस तरह की उनकी इमेज हो गई है। मतलब वो डिक्टेटरशिप अगर भारत में एक प्रधानमंत्री के तौर पर करते हैं तो वो उससे बहुत ज्यादा आरएसएस को प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर वो संघ परिवार के अंदर डिक्टेटर बन जाते हैं तो उससे आरएसएस को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आरएसएस का मूल जो तत्व है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि संगठन से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थिति में मोदी जी संगठन से ऊपर हो गए, ये एक आरएसएस का प्रॉब्लम है। आरएसएस एक लिबरल फेस को प्रोजेक्ट कर सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस में भी नहीं बन रही है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उनकी जो है वो पसंद नहीं आती मोहन भागवत को, हर जगह खटपट है। लकीड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी भी जो सीटों की संख्या है वो तो वही है, 240 पर मोदी जी खड़े हैं, 12 सीटों पर नीतीश हैं, 16 सीटों पर नायडू बाबू हैं, और 230 प्लस पर जो है इंडिया लाइन। तो सीटों की जो संख्या वो तो वही है। क्या आप मानते हैं कि ये खेल कभी फिर हो सकता है? अगर जून में हो सकता है तो ये आगे भी हो सकता है। क्या मिस्टर नितिन गडकरी अभी भी मोदी के लिए एक खतरा है, एक पॉलिटिकल थ्रेट है? कभी भी उनकी कुर्सी अगर जाती है तो नितिन गडकरी एक विकल्प के तौर पे सामने आ सकते। इज मिस्टर नितिन गडकरी स्टिल अ थ्रेट फॉर मोदी, पॉलिटिकल थ्रेट? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल थ्रेट तो पार्टी के बाहर होता है, लेकिन मैं पार्टी के भीतर की बात कर रहा हूं कि जो आज हालात हैं और जो कशमकश चल रही है संघ और बीजेपी के बीच में मोदी के फ्यूचर को लेकर के, और मोदी 75 साल के होने वाले हैं, फॉर्मूला इन्होंने पैदा किया, इन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, इन्होंने कई नेताओं को बाहर किया, तो ये फॉर्मूला इनके फंदे में जरूर पड़ेगा। सितंबर 2025 आते आते ये फंदा इनके गले में पड़ेगा। नंबर 1। नंबर दूसरी बात है कि जो स्वीकार्यता है, देखो आरएसएस हमेशा प्लान ए प्लान बी तैयार रखता है। उन्होंने जो है आडवाणी जैसे नेता को, इतना टावरिंग पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल, पूर्व पत्रकार, देश का इतना राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता, आरएसएस ने उनको दूध में मक्खी की तरफ बाहर कर दिया। कहा कि नहीं, अब आप आडवाणी साहब को बाहर कर दिया, कहिए माफ कीजिए, अब आप घर बिठा दिया उनको, और उनके लिए उनके विकल्प के तौर पर कि हिंदू हार्ट लाइनर जो एक मुख्यमंत्री था, ये आरएसएस की कृपा से ही आया। यहाँ भी नरेंद्र मोदी कोई अपने आप उछल के नहीं आया। उनको, मोदी जी को अगर दिल्ली में ले गया तो आरएसएस की बड़ी भारी भूमिका है। उनको लगता है कि ये गुजरात मॉड्यूल का जो हिंदुत्व इन्होंने पैदा किया, वहां पर एक वाइब्रेंट हिंदुत्व की लेबोरेटरी गुजरात में बनाई, वो लेबोरेटरी दिल्ली में बनेगी। तो प्लान बी के तौर पर आज भी आरएसएस के मन में, आज भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका है जो सोचता है कि गुजरात लॉबी के दिन खत्म हो चुके हैं। अब यह है कि कुछ दिन तक ये टेक्निकली, जब तक ये इनकी बैसाखियां चल रही हैं, तब तक ये सत्ता में रहेंगे, और चुनाव के नतीजे नवंबर में आ ही जाएंगे। उसके बाद आप देखना कि इतना प्रेशर बिल्डअप होगा, और हो सकता है कि आरएसएस
खुल के मैदान में आए और खुल के बोले कि आप त्याग पत्र दीजिए, आप हटिए, नई लीडरशिप को दीजिए चांस। एक सवाल बस मैं आपसे बहुत ऑब्जेक्टिव दोनों से करूंगा, हाँ और ना में बोलिएगा, उससे ज्यादा नहीं समय हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर मोदी सपोज करिए, मान लीजिए अगर रिटायर होते हैं, जैसा मिस्टर उमाकांत कह रहे हैं 2025 सितंबर में 75 साल के जब होते हैं, अगर वो अमित शाह को आगे करते हैं मोदी जी, तो क्या आरएसएस हस्तक्षेप करेगा और अमित शाह की जगह गडकरी को आगे कर देगा फाइनली? यस या नो? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा विवेक जी से, यस या नो, गडकरी को आगे करेगा या अमित शाह को आरएसएस एक्सेप्ट कर लेगा? अरे आरएसएस कभी भी गडकरी जी को ही एक्सेप्ट करेगा, अमित शाह को एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आरएसएस अमित शाह को मोदी जी के साथ जोड़कर ही देखता है। अमित शाह कोई अलग है और वो अलग तरह की राजनीति करते हैं, और वो जो करते हैं मोदी जी से अलग करेंगे। समझ गए आपका ये कहना है कि के तौर पे उसको आप मत देखिए। पॉलिटिक्स जो है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जो बीजेपी को इस स्थिति में लाया है आज कि बीजेपी अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती है, उस पॉलिटिक्स को अगर आपको बदलना है, उस पॉलिटिक्स से अलग हटना है और दूसरे चेहरे को लाना है, तो अमित शाह का चेहरा वो नहीं हो सकता। और राजनाथ सिंह हो सकते हैं, वो गडकरी और राजनाथ सिंह हो सकते हैं। तो उनमें से वो किसको चूज करेंगे? मुझे लगता है इंक्लूसिव चेहरा किसका है, जो सारी पॉलिटिक्स में इंक्लूसिव चेहरा किसका है, वो आरएसएस देखेगा। और इंक्लूसिव चेहरा नितिन गडकरी जी का है, ये स्पष्ट है। इससे इसके अलावा दूसरा कोई चेहरा उनके पास नहीं, तो वो नितिन गडकरी को लखेड़ा साहब बहुत कम समय, क्या अमित शाह या नितिन गडकरी? अमित शाह या नितिन गडकरी, कौन? देखिए, जब ओरिजिनल कॉपी जब स्वीकार नहीं है तो कार्बन कॉपी क्यों स्वीकार करेगी? कार्बन कॉपी मतलब अमित शाह, ओरिजिनल कॉपी मतलब मोदी। तो मोदी की जो कार्बन कॉपी है वो अमित शाह है, तो अमित शाह को स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसी दशा में कोई विकल्प नहीं है, और वो विकल्प मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आरएसएस मन बना चुका है। वो कब पत्ते खोलेगा वो अब उसका समय की बात है, समय का इंतजार करना पड़ेगा। बस मैं कहना बहरहाल आज का जो पैनल था बहुत रिच पैनल था। जहां जहां घटनाक्रम हो रहा था, ये दोनों बड़े पत्रकार उस जगह पर चश्मदीद थे। नितिन गडकरी ने जो बोला तो सामने उसी ऑडिटोरियम में विवेक जी बैठे थे, और जहां सोनिया गांधी ने नितिन गडकरी की तारीफ करी उसी संसद के गलियारे में मिस्टर उमाकांत बैठे थे। एक क्रक्स यहां से निकलता है इन एक्सपर्ट से कि अगर राहुल गांधी इस सत्ता को बदल नहीं पाए, नीतीश कुमार और नायडू का सहयोग अगर राहुल गांधी को नहीं मिला, इंडिया अलायंस अगर इस सरकार को नहीं गिरा पाई, तो ये सरकार कहीं ना कहीं अंदर के जो इसके द्वंद्व हैं वो उभरते हैं, तो भी मोदी को जाना पड़ेगा। ये इनका कहना है कि अगर राहुल गांधी सरकार नहीं गिरा पाए, मोदी को नहीं हटा पाए, तो अल्टीमेटली आरएसएस या बीजेपी अंदर से मोदी को हटा सकती है, और तब बारी आती है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी एक विकल्प बन सकते हैं। और इसी संदर्भ में नितिन गडकरी ने जो कहा कि अपोजिशन ने मुझे प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया था, यानी ना सिर्फ बीजेपी के लोग बल्कि अपोजिशन भी नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते। ये एक बड़ी खबर है। लखेड़ा साहब आप आए, और विवेक देशपांडे जी आप जुड़े, संडे के दिन जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला दोस्तों के लिए। लेकिन मेरा सौभाग्य ये है, और मेरे जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं उनका सौभाग्य है कि एक जेन्युइन लोग हो रहे हैं, जो लोग मौके पे मौजूद हैं वो बता रहे हैं, वो डाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है इस प्रोग्राम की जो साख है। थैंक यू लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच। विवेक जी, नमस्कार।